ओ ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्रीमेट्स कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। एक नया दिन, नई बैठक, नए गेस्ट, नई मोटिवेशन, एक नया टॉपिक। और आज की जो हमारी ये नशिस्त है, जो बैठक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के बारे में। एक्चुअली जो यूरोप का वेरी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है ये, और इस पे काफ़ी कंपटीशन भी है। और रिसेंटली 189 पाकिस्तानीज़ ने इरास्मस के लिए वो स्कॉलरशिप विन की थी। तो आज की जो ये हमारी बैठक है, इसमें हम इरास्मस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं, एसओपी कैसे लिखना है, इसका सीवी कैसे डिज़ाइन करनी है, और जो कमेटी है वो किन-किन एस्पेक्ट्स को कंसीडर कर रही होती है जब वो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करते हैं। तो चूँकि हमने अपने सेशन को 45 मिनट्स तक लिमिटेड करना है, तमाम लोगों का टाइम प्रीशियस है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे गेस्ट स्पीकर और जो ऑडियंस हैं। तो हम शुरू करते हैं। असफंद यार अली जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं, हम माइक इनको पास करेंगे, ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन करवाएंगे। फिर उसके बाद हम जो आज का टॉपिक है उसके बारे में बाकायदा गुफ्तगू करेंगे। जी सर। Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing good and it's a pleasure for me to be here. Thank you अहमद रजा भाई, आपके जो अभी प्रोग्राम आपने जो एक सीरीज स्टार्ट की है इसकी इट्स लाइक रियली एनलाइटनिंग वन। और मैं तो ख्वाहिश करता हूँ कि अगर मेरे ज़माने में ये वाली चीज़ होती तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता चीज़ें इंफॉर्मेशन गैदर करना। तो बट या दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। और मोहम्मद अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कंसल्टिंग विद मी। मैं इसफंद यार अली हूँ। मैं दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम 2018 एंड देन आई would just share a bit of my screen, I guess, so that would be really convenient. Yeah. Yep. Is my screen visible? Mohammed, can you please accept the screen request from the Asfand? You have to approve. Okay, thank you. अच्छा असफंद, आप ऐसा करें, इंटायर स्क्रीन जो है वो शेयर करें, ताकि आप ना इसको वन विंडो पे प्रेजेंट कर सकें। आपने आई थिंक इंटायर स्क्रीन नहीं शेयर की। आप इसको स्टॉप करें, और जब Okay. जब शेयर स्क्रीन पे प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो जब शेयर Mhm. स्क्रीन आता है तो इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करें। Okay, let me check again. Just go to present, click on share screen, Mhm. then again share screen, then there are three options: Microsoft Edge tab, window, and entire screen. You have to select the third one. I Okay, guess this one. yeah. So Momer, please approve. Okay, now just open your PPT. Yes, and click on one view. नीचे, हाँ ठीक है। ओके, परफेक्ट, गुड लक। It's okay. Okay, all right. So let's begin from the beginning. As you all know, I'm Isfania Reddy and graduated from Daud University of Engineering Technology in Chemical Engineering. और इस एजेंडा का मेरी एक प्रेजेंटेशन का एक बेसिक सा एजेंडा होगा, एक इंट्रोडक्शन टू द इरास्मस मंडस जॉइंट डिग्री प्रोग्राम, इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसके स्कोप, जो मेरा अपना प्रोग्राम है मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग का। और हम बात करेंगे कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया और प्रोसेसेस पर, एप्लीकेशन प्रोसेसेस पर, और ओवरऑल टिप्स बिट्स के किस तरीके से एक अच्छा कैप्टिवेटिंग मोटिवेशन लेटर ड्राफ्ट करना होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। विल बी ओपन फॉर योर Q&A एज वेल। आई एम टॉकिंग टू ऑल द ऑडियंस ऑफ कोर्स। मैं केमिकल इंजीनियरिंग का मेरा बैकग्राउंड है, तो प्रोसेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग आर काइंड ऑफ सिनोनिमस थिंग्स। और मैंने ज़्यादातर जो मेरा रिसर्च वर्क भी था प्रीवियसली वो कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन पे था। मैंने प्रोसेस मॉडलिंग पर भी कुछ काम किया हुआ है।
और साथ में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरा 4 साल का प्रावर सीमेंट में और यूनिलीवर में लीड शिफ्ट इंजीनियर रहा है। एरास्मस मंडे से पहले मैंने चाइनीज स्कॉलरशिप भी सिक्योर की थी, बट ड्यू टू कोविड एंड अदर सम पर्सनल फैक्टर्स मैं उसको परसू नहीं किया। एट द सेम टाइम मैं अपनी यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्च कोलैबोरेशंस करता रहा था, जिसके नतीजे में ड्यूरिंग कोविड एंड लाइक pandemic years, the 2020, 21, and 22, I got to publish a couple of my papers and a big book chapter as well with some people from international collaboration. मेरी जो इरास्मस की अब तक लाइफ है वो बड़ी इवेंटफुल रही। मैंने पिछले साल ज्वाइन किया था और इरास्मस में जो मेरा प्रोग्राम है वो बेसिकली है मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। अब उसमें बेसिकली हमारी स्टार्टिंग में 3 ट्रैक्स होते हैं, जिसमें से मेरा ट्रैक था मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग का। गिवन मैं केमिकल प्रोसेसेस के बैकग्राउंड से था तो मैंने मेम्ब्रेन केमिकल इंजीनियरिंग को चूज किया था अपनी प्रेफर्ड ट्रैक्स में, जो कि आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन वगैरह में दिखाना होता है, हम आगे जाके देखेंगे। और इसकी वजह से मेरे जो स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ टुलूस थी इन फ्रांस। वेरी काम प्लेस, वेरी गुड सिटी टुलूस। अगर आपको इस्लामाबाद जैसे शहर अच्छे लगते हैं तो आपको टुलूस बहुत पसंद आएगा। अब मैं जो हूँ अपने सेकेंड फेज ऑफ जर्नी में मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ फूड, बायो एंड हेल्थ एप्लीकेशंस पे, जो कि मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग का ही एक ट्रैक है। और ओवरऑल इरास्मस लाइफ मेरे लिए बड़ी मल्टीकल्चरल और बहुत हाई फंक्शनिंग रही है, इस लिहाज से कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। विल टॉक अबाउट दिस लेटर अगेन। मेरी यूनिवर्सिटीज जो अब तक रही हैं 3 सेमेस्टर्स में, वो एज आई टोल्ड यू बिफोर, यूनिवर्सिटी ऑफ टुलूस से मैंने स्टार्ट किया था। फिर लास्ट सेमेस्टर मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी प्राग में था, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड फॉर केमिकल टेक्नोलॉजी एंड केमिस्ट्री। और Prague is arguably one of the most beautiful city in Europe, so it was like really worth going. If you, any one of you want to go there, just join this program, आपको वैसे ही फ्री में चले जाएंगे आप। और अभी मेरी जो स्पेशलाइजेशन चल रही है वो यूनिवर्सिटी नोवा लिस्बोआ में है, लिस्बन पोर्चुगल में। आई जस्ट मूव द हियर अ कपल ऑफ वीक्स अगो, और काफ़ी अच्छा वाइब्रेंट एनवायरनमेंट है। आई गॉट टू विजिट माई यूनिवर्सिटी रिसेंटली एज वेल, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग द जर्नी। MEHD प्रोग्राम हमारा जो है मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग का, वो काफ़ी मिक्स एंड मैच प्रोग्राम होता है। इरास्मस प्रोग्राम ज़्यादातर जो होते हैं वो हमारे इस तरह के नहीं होते, जैसे हमारे कन्वेंशनल मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं कि किसी एक फील्ड में मास्टर्स हो रहा है, जैसे MS इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या MS इन एक्चुरियल साइंसेज, समथिंग लाइक दैट। इरास्मस प्रोग्राम ज़्यादातर जो होते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि यूरोप जो है एक अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल कल्चर की तरफ जा रहा है। और विद द एडवेंट ऑफ things like green economy and the challenges of ग्लोबल वार्मिंग और दूसरे सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से हमें ये एक शऊर बेदार हुआ है कि हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखनी है टुवर्ड्स सोसाइटल प्रॉब्लम्स रादर देन स्पेशलाइजिंग इन सम सिंगल एस्पेक्ट ऑफ एकेडेमिया। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे पास जो प्रोग्राम आते हैं वो 3 ट्रैक्स पर आते हैं बेसिकली। पहला जो होता है वो मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग का है, जो मैंने चूज किया था। एक मेम्ब्रेन मटेरियल्स का होता है, वो उनके लिए है जो, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कि मटेरियल साइंसेज, मेम्ब्रेन सिंथेसिस, नैनो मटेरियल्स, केमिस्ट्री के बैकग्राउंड पर होते हैं। असफन भाई, और यस, sorry for interruption. We are not able to see your screen. Can you share again? लेट मी एक्चुअली ट्राई Okay. अगेन। So I welcome Dr. Tahir Saab and all the audience, Farhat, Savera and Shahid Iqbal. Thank you. आप रोजाना सुनते हैं हमें। तो डॉक्टर साहब, first of all I welcome you. So you're looking very professional today. जी, थैंक यू, वेलकम एंड गुड इवनिंग। अस्सलाम गुड वालेकुम इवनिंग। मेरी तरफ से तमाम कंट्रीमेट्स को और पैनल में जो हमारे साथी हैं इन सबको भी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सो असफन, जस्ट शेयर योर स्क्रीन। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इरास्मस मंडस है, और मैं भी इरास्मस प्लस पे नीदरलैंड पढ़ने आया हुआ हूँ। 1 साल के लिए मोबिलिटी है। तो
इसके फ़ायदे और नुकसान में सबसे बड़े नुकसानात ये मोबिलिटी है, एक जगह पे आपको ये सेटल नहीं होने देते और ये एंड पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सो असफन, विदाउट फर्दर डिले यू कैन प्रोसीड, गुड लक। Can you share? Can you see my screen now? Yes, we can see. All right, all right, that's better. So, as I was saying कि इसके तीन ट्रैक्स होते हैं, मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग, मेम्ब्रेन मटेरियल्स, और तीसरा जो होता है, इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग. Wait, Momar, we cannot see the screen. Can you please approve again? Yeah, I forgot. सर स्क्रीन यहाँ पर शो नहीं हो रही. Asfan, can you check again? Your screen should be in the studio. Wait. सो आयशा यूनस भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आयशा, हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, हमने चैनल बनाया है। तो आपके मैंने कमेंट्स देखे थे, तो अनफॉर्चुनेटली ग्रुप्स को अब हम प्रेफर नहीं करेंगे, वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं होती। जो भी लोग हैं वो बड़ा गंद फैलाते हैं, तो इसीलिए हमने अब अपने प्लेटफॉर्म को और हर चीज़ों को प्रोफेशनलिज्म से लेके चलना है। ठीक है। हेलो स्वन, गुड टू सी the audience rise and shine. फवाद, थैंक Thank यू। you. और उम्मीद है कि आज इनके सेशन से आपको फ़ायदा होगा और आप भी अपनी जो ख्वाबों की दुनिया है वो देख पाएंगे एक दिन। Can you see my screen now, Mohammed? Okay. Yes. I think. Just let me know if I can resume. Okay, perfect. Good luck. All right. अच्छा, जितने भी लोग हैं पहले सर की बात सुने, फिर एंड पे अपने पास कॉपी पेंसिल रखें और नोट्स बना लें। ये 20 से 25 की टॉक सर की होगी। यहाँ पे हमारी साइंटिफिक मीटिंग्स होती हैं, उसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम लिखते हैं, बिल्कुल भी स्पीकर को डिस्टर्ब नहीं करते। और एंड पे स्पीकर से चाहे आप उससे जो मर्ज़ी पूछें, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको आंसर करे जो उसने कंटेंट प्रेजेंट किया है। ठीक है। तो आई होप के असफन भाई भी रिस्पॉन्सिबल होंगे जो जो उन्होंने कंटेंट Yes. डाला है। तो ये इंटायरली इंशाल्लाह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बारे में जो भी क्वेश्चन होगा हम आपको एंड पे आंसर करेंगे। मगर अभी 20 से 25 मिनट्स आपने कॉपी पेंसिल पे अपने सिर्फ पॉइंट्स नोट करने हैं। ओके असफन, गुड लक। Okay. So, hi everyone again. Assalamu alaikum. And I'm just skipping through and shedding light on the nature and aspects of my own program, which is Membrane Engineering for Sustainable Development. और मैं बेसिकली यही बता रहा था कि हमारे प्रोग्राम के इनिशियल तीन ट्रैक्स होते हैं: मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग फोकस, प्रोसेसेस फोकस, जो आपको स्क्रीन पर अभी नजर आ रहा होगा, और मेम्ब्रेन मटेरियल्स है जो कि मटेरियल साइंसेस और सिंथेसिस बेसिस, नैनो मटेरियल्स, केमिस्ट्री बेसिस पर जाता है। वो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका इसमें इंटरेस्ट है इस तरफ और इस तरह का बैकग्राउंड रखते हैं, वो ज़्यादातर इस ट्रैक को ऑप्ट करते हैं। और तीसरा एक इंटरेस्टिंग ट्रैक है जो कि प्रीवियस बैचेस में नहीं था, लेकिन पिछले तीन साइकिल से ये लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो है मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी इज अ क्यूरियस केस कि ये काम करता है, ये कोशिश करता है मेम्ब्रेन प्रोसेसेस के नए एस्पेक्ट को लेकर उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लान डिजाइनिंग और इकोनॉमिक्स पर अप्लाई करने के, जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है उस पर अप्लाई करने के। नॉट दैट कि बाकी दोनों रियल वर्ल्ड्स के नहीं है, लेकिन ये है कि ज्यादातर ये मैनेजमेंट और प्लान डिजाइन और इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस करता है। बट दैट्स समथिंग दैट यू विल गेट टू नो व्हेन यू गेट इनटू इट। और फिर तीसरे जो हम लोग का सेकंड फेज होता है M2 का, जो कि सेकंड ईयर है मास्टर्स का, उसमें फिर हमें मजीद तीन ट्रैक्स की चॉइसेस होती हैं। एक होता है एनर्जी ट्रैक, जो कि वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटे नेदरलैंड्स में हो रहा है। दूसरा ट्रैक मेरा अपना है, फूड बायो एंड हेल्थ एप्लीकेशंस का, जो कि पोर्चुगल लिस्बन में है। और वाटर ट्रैक है जो कि ल्यून यूनिवर्सिटी स्वीडन में है। एंड ऑल थ्री यूनिवर्सिटीज, ऑल थ्री ट्रैक्स आर रियली टॉप नॉच, और ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिहाज से, एकेडमिक लाइफ के लिहाज से, दे आर अनपैरेलल्ड।
मेम्ब्रेन सिंथेसिस, जब हम बात कर ही रहे हैं मेम्ब्रेन्स की, तो थोड़ा सा एक तारुफ भी देते चलें कि मेम्ब्रेन्स होती क्या है। मेम्ब्रेन्स बेसिकली उर्दू में किसी भी झिल्ली को कहते हैं जिसके जरिए में हम दो चीज़ों को, दो लिक्विड्स को या दो गैसेस को या गैसेस लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था एक मेम्ब्रेन सिंथेसिस का, जो कि एक फेज इन्वर्जन का प्रोसेस होता है। केमिस्ट्री वाले अगर हैं, केमिकल इंजीनियरिंग वाले, तो शायद उन्होंने ये इस्तेलाह सुनी हो। तो फेज इन्वर्जन के प्रोसेस के थ्रू हमने ये मेम्ब्रेन पहले बनाई थी। पॉलीमर मेम्ब्रेन, डेंस मेम्ब्रेन होती है, और ये कुछ इक्विपमेंट्स है हमारी लैब के, जो कि मैंने सोचा था कि इस पे बाद में अगर कभी डिस्कशन लंबी कर सकें या किसी को ने सवाल करना हो तो फील फ्री टू आस्क। और ये हम लोग को बेसिकली दिखाने का मकसद ये है कि हमारे पास बहुत सारे लैब इक्विपमेंट्स होते हैं ड्यूरिंग द इरास्मस मुंडस प्रोग्राम और दूसरे भी प्रोग्राम्स हैं, नॉट जस्ट माइन। आपको बहुत हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इवन कि अगर आपको पाकिस्तान में इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं भी मिला किसी भी वजह से, तो आपको यहाँ पर आकर बहुत हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है हर चीज़ का। आप हर चीज़ जो है अपने हाथों से खुद कर रहे होते हैं। और टीचर्स हैं, लैब इंजीनियर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, दे आर वेरी कीन ऑन टीचिंग यू एवरीथिंग। तो ये है कि हमारे पास कोर्स का टाइम बहुत कम होता है इसमें। और वो जो 6 महीने का, 5 महीने का, बेसिकली 6 महीने का तो होता भी नहीं है, 5 महीने का जो ड्यूरेशन होता है एक सेमेस्टर का, वो बेसिकली 9-10 महीने के कोर्सेज को कॉम्पैक्ट किया जा रहा होता है। तो जब स्टडी होती है तो यू रियली हैव टू सिट डाउन एंड पुट योर हेड इन द राइट प्लेस टू स्टडी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घूमते रहे पूरा यूरोप और उसके बाद रिजल्ट कुछ ना आ सके। But again, it's not something that you should be really scared of. You guys will manage. मेम्ब्रेन प्रोसेसेस हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं? एक जो सबसे बड़ा हमारे पास दिमाग में आता है, वो हमारा हर गली के कोने पे मौजूद रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, आरओ प्लांट होता है, जहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन्स यूज होती हैं पानी की प्योरिफिकेशन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए और डिसैलिनेशन के लिए। रिवर्स ऑस्मोसिस तो अब अगर आपने फेसबुक वगैरह पे देखा हो, तो सऊदी अरब और इस तरह के दूसरे कंट्रीज जो हैं वो डायरेक्ट वाटर डिसैलिनेशन फ्रॉम सी वाटर तक कर रहे हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर फॉर होम यूजेज। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन्स बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस हैं, नैनो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन, जो कि मुख्तलिफ साइजेस के पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। कहने को जो है बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, हम सोचते हैं कि यार आरओ बंद हो गया, अब दोबारा इस पर रिसर्च या स्टडी करने का क्या क्या ज़रूरत है। लेकिन मेम्ब्रेन्स का जो एक इंट्रिंसिक पर्पस है वो है ही ये कि जितने ऐसे केमिकल प्रोसेसेस हैं और फिजिकल प्रोसेसेस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। अब मैं वाटर प्यूरिफिकेशन की बात कर लूँ, तो उसमें इंट्रिंसिकली बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर मैं फ्रॉम कन्वेंशनल रूट जाऊँ, जैसे इवेपोरेशन के प्रोसेस या डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, इतना ज़्यादा स्टडी करते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन्स का दी एनर्जी कॉस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अगर एक खास यूनिट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी दूसरे केमिकल प्रोसेसेस के लिए, तो आई कैन गारंटी यू कि मेम्ब्रेन का प्रोसेस जो मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, दैट विल बी 1/3 ऑफ द टोटल एनर्जी कॉस्ट, विच इज क्वाइट अ लॉट फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए हम लोग उसके दूसरे एस्पेक्ट्स को भी अब फोकस करने लगे हैं, जो कि है फॉर केमिकल सिंथेसिस। मेथनॉल, एथेनॉल, ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स हैं, और मतलब दुनिया में इनकी जो कंजम्पशन है एनुअल और प्रोडक्शन है वो मिलियंस ऑफ क्यूबिक टन है, क्यूबिक मीटर्स है और टन्स है। तो इट्स इमेंस। और लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा एक एवेन्यू है प्रेशर स्विंग परवेपोरेशन के थ्रू मेम्ब्रेन्स की एप्लीकेशन का, जिसके थ्रू हम लोग अगेन एनर्जी कॉस्ट को कम करते हुए, और दूसरी चीज ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम रखते हुए, एमिशंस को कम रखते हुए इनकी प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो कि हमें ले जाता है एक न्यू एवेन्यू की तरफ, जो है ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी बेसिकली कहती है कि हमारे पास हर चीज के सोर्सेस प्लेनेट पे मौजूद हैं, जो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी की तरफ जाएं, पोल्यूशन होती हुई इकोनॉमी की तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती हुई इकोनॉमी की तरफ। बजाय इसके कि हम लोग यूज़ करें मेम्ब्रेन्स को और उनके ऐसे पोटेंशियल्स को जो कि हमें कार्बन कैप्चर करने में मदद करें, हमें मेम्ब्रेन्स के थ्रू हाइड्रोजन प्रोडक्शन में भी मदद करें। इनफैक्ट वन ऑफ माय कोलीग इज राइट नाउ वर्किंग ऑन हाइड्रोजन फ्यूल
economy through the applications of membrane in University of Twente. तो these are all the different kinds of applications जो और potential हैं जो कि membrane processes आपको provide करते हैं. Coming to our main discussion कि Erasmus Mundus scholarship होती क्या है, जैसे अहमद रजा ने शुरू में बता दिया कि it's one of the most prestigious scholarships in Europe और highly competitive है. हम पाकिस्तानियों के लिए शायद इतनी ज़्यादा competitive नहीं है क्योंकि हम लोग हर साल पिछले 3-4 साल से जो है वो बड़े बल्क क्वांटिटी में जा रहे हैं इसमें, लेकिन यह है कि still it's quite competitive और इसका सबसे बड़ा तो एडवांटेज ये होता है कि you don't have to pay anything and you get to study in one of the most prestigious universities in Europe and across the world, and you will be paid. और उससे भी ज्यादा जो एक सॉफ्ट एस्पेक्ट होता है, सॉफ्ट एडवांटेज होता है, वो होती है आपकी डेवलपमेंट एज अ पर्सन. आपको 10 तरह के लोगों के कल्चर से और लोगों से इंटरेक्ट करना आता है, उनसे कम्युनिकेशन करना सीखते हैं. आपको एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आती है अपनी एजुकेशन में, क्योंकि अगेन जब आप इतने सारे लोगों की तरफ से साथ पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में जो एक अब तक साइलो बन चुका होता है एजुकेशनली, वो टूट जाता है. हमें मुख्तलिफ दुनियाओं का पता चलता है, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स का पता चलता है और आपके अंदर एक डिफरेंट किस्म का पर्सपेक्टिव ये प्रोग्राम लाता है. चाहे कोई से भी एरास्मस मंडस प्रोग्राम की मैं बात कर लूँ, नॉट जस्ट माइन. और इसमें मोस्टली पार्टिसिपेट यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज करते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन पार्टनर कंट्रीज बहुत दूसरे भी होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पार्टनर कंट्रीज जो हैं, बहुत सारी कंपनीज और दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कनाडा में भी हैं, वो यूएस में भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास बोल्डर भी है और ऑस्टिन टेक्सास भी है, ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटीज भी हैं. तो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू यूरोपियन यूनियन, but yeah, in terms of like mobility, you will mostly revolve inside the European Union. आपको फुल ट्यूशन फी वेवर मिलता है विद स्टाइपेंड from around 1000 euro to 1400 euro a month depending on which program you are. International mobility मिलती है, जो कि अहमद रज़ा ने शुरू में बोला कि it's a pro and con as well, तो हमें बाद में बात करेंगे. और एक कल्चरल एक्सपोजर मिलता है आपको ज़्यादा. इंटर्नशिप्स के बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं जो कि हम लोगों को पाकिस्तान में रहते हुए इतने नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक्सेस होता है लीडिंग फर्म्स के साथ काम करने का. एक्सॉन मोबिल, ब्रिटिश पेट्रोलियम, BASF, डो, PNG, CNRS रिसर्च सेंटर्स, फ्रॉनहोफर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन जर्मनी. ये सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें मैं लोगों को जानता हूँ जो कि काम कर रहे हैं, और मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं जिन्होंने इंटर्नशिप्स भी की हैं. और इसका एक बहुत बड़ा फायदा आपको जॉब सर्च वीजा के लिए मिलता है, क्योंकि आप एक यूरोपियन टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के मालिक होते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा क्लेम होता है जॉब सर्च वीजा के लिए, जो कि आपको अलाउ करता है 6 महीने से 1 साल तक, डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द कंट्री यू आर ट्राइंग फॉर, कि आप वहाँ पे जाके जॉब सर्च कर सकें. इरास्मस स्टूडेंट नेटवर्क एक बहुत बड़ा, बहुत वसी नेटवर्क है स्टूडेंट्स का, जो कि पूरे यूरोप में, इनफैक्ट यूरोप से बाहर भी इरास्मस मंडस के स्टूडेंट्स को और इरास्मस प्लस के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है. इस मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, एडवेंचर्स होते हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, डिबेट्स हैं. मतलब Erasmus Student Network provides you everything. Once you join any Erasmus program, इनका एक कार्ड बनता है और उसके बाद फिर you get to experience everything. You will know it. कुछ डिमेरिट्स जो हैं हमारे साथ इरास्मस प्रोग्राम के, जाहिर सी बात है वो मेंशन करना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि फिर लोग बोलते हैं कि यार आपने जो है उस वक्त हरे बाग दिखा दी और बाद में बताया नहीं हमें कुछ भी कि क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं. एक तो ट्रैवलिंग की टायर्डनेस बहुत होती है, तो मोबिलिटी की वो सामने आपको देख के पता लगता है कि यार ये बंदा तो हर 5 महीने 6 महीने बाद घूम रहा है, दूसरे ममालिक जा रहा है, लेकिन जो ट्रैवलिंग की टायर्डनेस होती है वो जो जा रहा होता है उसे ही पता होती है. अभी मैं कपल ऑफ वीक्स अगो आई केम फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर विजिटिंग माय फैमिली, और उसके बाद जो जेट लैग था मेरा वो 4-5 दिन चला है, और उसके बाद फिर मुझे मूव करना था फ्रांस फॉर 3 और 4 डेज ऑफ समर स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और फिर मैंने मूव बैक किया है. फिर यहाँ पे मुख्तलिफ मराहल हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है, so on and so forth. तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा
बिल्डअप हो जाती हैं आपके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता। वो शुरू के सेमेस्टर में आपको शायद ना पता चले, लेकिन दूसरे तीसरे सेमेस्टर तक पहुंचते पहुंचते आपको पता चलने लगता है कि दिस इज क्वाइट समथिंग। लैंग्वेज बैरियर होता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए लैंग्वेज सीखना इतना मुश्किल नहीं होता और इंटरेस्टिंग भी होता है। मेरे जैसे लोग जो हैं वो थोड़ा सा इसमें पीछे रहते हैं, हमें लैंग्वेज में बैरियर आ सकता है, इतनी ज़्यादा इजीली ग्रास्प नहीं होती, और बाकी का स्टडी लोड इतना ज़्यादा होता है कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम लोग लैंग्वेज बैरियर को बहुत ज़्यादा easily क्रॉस कर सकें। बट इट्स नॉट समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। वंस यू लिव इन अ कल्चर यू गेट exposed to it, and it's a gradual process. लॉजिस्टिकल चैलेंजेस यूरोप में कुछ जगहों पर होते हैं, जैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन कहीं सेंड करने हैं, अपने लगेज कहीं सेंड करने हैं, ऐसे केसेस आते हैं कि लगेज मिसमैनेज हो जाते हैं और दूसरी चीजें हो जाती हैं। तो दिस इज ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू बी वेरी ऑफ व्हाइल यू आर डिसाइडिंग कि मैंने ये करना है या नहीं करना। और वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को, जब मैं टीचिंग करता था पाकिस्तान में, तभी मैं यही बोलता था कि बर्नआउट से बचना है आपने ग्रेजुएशन के लेवल पे। और यहाँ पे तो बर्नआउट इतनी तेजी से होता है कि आप बिफोर यू नो इट यू आर ऑलरेडी इन द वॉइड। तो उससे बचने के लिए आपको मुख्तलिफ कुछ एक्टिविटीज अपने लिए ढूंढनी पड़ती हैं, क्योंकि आपकी फैमिली फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं है और न्यू दोस्त बनाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन आपको कुछ एक्टिविटीज ढूंढनी पड़ती हैं जो कि आपको जो एक्सेस नेगेटिव एनर्जी है उसका कोई आउटलेट दे सकें। फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेल लिया, यहाँ पे बहुत सारी एकेडमीज हैं, बहुत सारे क्लब्स होते हैं जो कि हमें साउथ एशियंस आपको मिल जाएंगे खेलते हुए, या जिम ज्वाइन कर लिया, या कोई साइकिलिंग क्लब ज्वाइन कर लिया। इस तरह की एक्टिविटीज आपको ढूंढने को मिलती हैं जो आपको बर्नआउट से भी बचा सके और एट द सेम टाइम आपकी प्रोडक्टिविटी को भी ना मारे। आते हैं हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर। तो और रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो बैचलर्स डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ऑफ कोर्स, यूरोपैस की सीवी होती है आपकी, और यूरोपैस आप लिखेंगे वहां पे सीवी, तो आपके पास एक वेबसाइट खुलेगी यूरोपैस सीवी मेकर की, उस पर जाकर आप अपनी सीवी बिल्ड करना शुरू करें। इट्स वेरी कन्वीनियंट, लाइक एनीबडी कैन डू इट विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन। वो आपकी सीवी खुद ही फॉर्मेट करके दे देगा, 2 या 3 फॉर्मेट वो दिखाता है, वो सारे एक्सेप्टेबल होते हैं। वो देख लें कि आपकी सीवी के लिहाज से ज्यादा खूबसूरत सा कौन सा लग रहा है, और उस फॉर्मेट पे आप सीवी बना लें। लेटर ऑफ मोटिवेशन रिक्वायर्ड होता है मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होता है, आइल्स रिक्वायर्ड होता है, और कुछ जगहों पे आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम पाकिस्तान बनवाना होता है। बट एज आई सेड के मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट तक रिक्वायरमेंट आपकी इस कैटेगरी में आती है, इस फ्लो में आती है। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी जब बात करते हैं तो हमारे पास एक ट्रेंड है कि यार जीपीए मैटर नहीं करती इतनी ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट एरास्मस मंडस की जहाँ तक मैं बात करूँ, आई वाज द लकी वन, लेकिन इस तरह की जो है फॉर्चुनेट केसेस बहुत कम ही होते हैं। तो जीपीए मैटर्स, अगर आपने भाई बाहर जाना है, सिर्फ एरास्मस मंडस की बात नहीं है, तो जीपीए पे आपने ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 3.9 आउट ऑफ 4 मारनी है, लेकिन जितनी आप मार सकते हैं वाइल स्टेइंग ट्रू टू योर पोटेंशियल, रट्टे मार के नहीं, स्टेइंग ट्रू टू योर पोटेंशियल और डेवलपिंग योर सॉफ्ट स्किल्स एज वेल, उतनी ज़्यादा जीपीए लाने की कोशिश करें। एकेडमिक प्रोजेक्ट्स पे काम करें। यूनिवर्सिटी में आपके पास जितना टाइम होता है थर्ड और फोर्थ ईयर में स्पेशली, जब आपके पास एक पर्सपेक्टिव आ जाता है कि सही में आप क्या है, पहले तो आप साल 2 साल तो आपके पास ऐसी सिर्फ यूनिवर्सिटी की गलियां छानने में निकल जाता है, और उसके बाद थर्ड ईयर में जाके जब होश आता है तो एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करें, टीचर्स प्रोजेक्ट्स जो कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें, प्रोएक्टिव रहें, रेलिवेंसी टू द प्रोग्राम लाएं। आपका जो बैकग्राउंड है वो रेलिवेंट हो टू दी काइंड ऑफ प्रोग्राम ऑफ एरास्मस मंडेस यू आर ट्राइंग टू गो। अब फॉर एग्जांपल मैं केमिकल इंजीनियरिंग का हूँ, तो मैं ये ना ट्राई करता रहूँ 3 4 साल 5 साल अपने ज़ाया कर दूँ कि मुझे अकूस्टिक इंजीनियरिंग में या न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रोग्राम में दाखिला मिल जाए। ये बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मल मास्टर्स प्रोग्राम जैसे यूएस में हो गया या कनाडा में हो गया, वहाँ पर फिर भी इस चीज़ का शायद जिसको एक्सपीरियंस है दे कैन नो के इसमें थोड़ा सा लीनियंसी होती है। फॉर एग्जांपल मुझे याद है 2019 में कोविड से 1 साल पहले मुझे मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में एडमिशन मिला था यूएस की एक यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा लेटर ऑफ मोटिवेशन ड्राफ्ट किया था कि मुझे किस तरह साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है और सारी चीजें। इट वाज जस्ट टू टेस्ट थिंग्स और मुझे एडमिशन मिल गया था। बट दैट डजंट हैपन इन एरास्मस मंडस, क्योंकि ये स्कॉलरशिप्स होती हैं तो ये लोग चाहते हैं कि वही स्टूडेंट्स इसमें आए जो कि बहुत सीरियस हैं इन प्रोग्राम्स को लेकर।
तो रेलिवेंसी ऑफ द प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि थोड़ा सा लेकर आना चाहिए। इट रियली पुट्स थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अगर आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेकर नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे आके थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है मैनेज करना। नॉट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, इन टर्म्स ऑफ लाइक मैनेजिंग लाइफ इटसेल्फ, वो बहुत ज़रूरी होता है। इंटरव्यू परफॉर्मेंस आपकी बहुत ज़रूरी है, उसकी बहुत ज़्यादा तैयारी करें। यूट्यूब पर जितने आप वीडियोज़, एकेडमिक वीडियो मतलब ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, वो देखें, दे ऑल मैटर अ लॉट। Co-curricular, extracurricular activities, they polish your overall resume. मैं खुद जो हूँ वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से था, जिन्होंने इस सोसाइटी को पाकिस्तान में लाया। एंड दाऊद यूनिवर्सिटी बिकेम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू लॉन्च दिस सोसाइटी इन 2016. तो दैट रियली boosted my overall resume, overall profile in the eyes of the interviewer. We actually discussed this quite at length. मुझे याद है कि मेरे इंटरव्यूअर जो थे, मेरे टुलूस के प्रोफेसर एक थे, प्रोफेसर रजीमी, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की थी इस चीज़ पर। और आइल्स का स्कोर है आपका, बट दैट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा तीर मारना है इसमें, लेकिन जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम की, वो वेबसाइट पे मेंशन्ड होती है, वो आपको देखनी है। और फ्यूचर गोल्स जो हैं हमेशा अपने रियलिस्टिक रखें और ऐसे लिखें अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में भी और इंटरव्यू के दरमियान भी, वक्त भी ऐसे बताएं कि जो आपके सही में आपके दिल से करीब हो। ये दिमाग से करीब वाली चीज़ नहीं होती, ये दिल से करीब होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे फ्यूचर गोल्स रखें जो कि आप सही में करना चाहते हो, भले ही वो थोड़े-से आपके ट्रैक से बाहर भी जा रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग में आ रहे हो, तो आपका फ्यूचर गोल ये हो कि मैंने जाकर प्रॉक्टर एंड गैम्बल में ही काम करना है या बीएएसएफ के मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी यूनिट में जाके काम करना है। वो थोड़ा-सा डिफरेंट भी हो सकता है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा था कि मैंने जो है वो एनर्जी सेक्टर में काम करना है या इस तरह की कोई चीज़ है, तो आप जनरलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे हों जो कि रियलिस्टिक हों। ये दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट, स्पेशली इन एट इंटरव्यू स्टेज। और बात आती है फिर लेटर ऑफ मोटिवेशन की, व्हिच इज़ प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना जल्दी शुरू कर दें इसको लिखना, उतना बेहतर होता है। जल्दी इस तरह लिखें कि अभी जैसे प्रोग्राम्स नहीं भी खुले हुए ना, प्रोग्राम्स नवंबर में जाके खुलेंगे, तो आप अभी से लिखना शुरू कर दें मोटिवेशन लेटर। आपने 4-5 प्रोग्राम्स जो हैं, आई एम नॉट श्योर कि इस बार 3 की लिमिट है या ज़्यादा हो सकते हैं, वो जब खुलेगा तब पता चल जाएगा। तो जितना जल्दी आप लिखना शुरू करते हैं उतना आपके पास टाइम होता है उसको रीड्राफ्ट करने का, उस पर रिव्यूज़ लेने का, उसको मज़ीद पॉलिश करते रहने का। एक ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, उसको लिखते वक़्त कि क्यों ज़रूरी है वो करना और सही में आप उस प्रोग्राम में क्यों जाना चाह रहे हैं। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि मैंने यूरोप घूमना है। मतलब ये हो सकता है, इसमें देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, यूरोप घूमना है। मैंने तो लिखा भी था अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में ये चीज़, क्योंकि मुझे प्राग घूमना था। बट इस तरह लिखना है कि सही में आपका ये चीज़ जो है वो ओवरऑल प्रोफ़ाइल आपकी एक अच्छा मजमूआ कैसे बना रही है, एक अच्छा पैकेज कैसे तैयार कर रही है। So that again comes to the integration of your personality with your credentials. स्टार्ट विद अ मोटिवेशन, अगेन रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकेडमिक राइटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करना, प्लीज़ नहीं करना। और ऑल्दो अब तो हमारे पास इरास्मस मंडेस प्रोग्राम के जो है एसोसिएशन जो है पाकिस्तान की, दे एक्चुअली हैव अ प्रीटी डिसेंट प्लेटफॉर्म जिसमें हम लोग हर साल स्टार्ट करते हैं गाइडेंस और रिव्यूज के प्रोसीजर वगैरह। तो दिस प्रॉब्लम हैज क्वाइट डिमिनिश, बट स्टिल ये है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और एकेडमिक राइटिंग स्टाइल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। चैट जीपीटी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पिछले साल ही सवाल किया था, तो आप बिल्कुल चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर फाइनल टच, नॉट कि मैंने पूरा लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है उठाकर चैट जीपीटी से छाप दिया, क्योंकि जो पढ़ने वाला होता है, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो रिव्यूअर्स हैं, वो सामने समझ जाते हैं कि लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। And that's about it. If you find it interesting, follow me on LinkedIn, connect with me on Facebook and other platforms, and I am up for any questions you may have. Thank you. तो असफंद, आप वेबसाइट ओपन करके प्रैक्टिकली बच्चों को थोड़ा सा वेबसाइट का भी बता दें। Yes. एरास्मस कैटलॉग जो है
तो जितने भी ये सुन रहे हैं सामाईन हमारे और जो लिसनर हैं, अब ये सर आपको ना एक प्रैक्टिकल कैटलॉग ओपन करके दिखाएँगे और कोई हम कीवर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मेडिसिन के बच्चे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं कि मेडिसिन के बच्चों का नहीं होता। तो मैं आपको बताऊँगा कि हम वहाँ पे नैनो मेडिसिन लिखेंगे या बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? तो आपको उस कैटलॉग में वेरी जो उसके करीब-करीब होते हैं, ठीक है? तो वो दिखाएँगे। तो सर पहले इनको इरास्मुस का कैटलॉग बता दें, फिर उसके बाद हम फर्दर देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो आपने जब जाना है तो गूगल पे कैन यू सी माय स्क्रीन यस, अहमद? ओके। यस, यस। तो सबसे पहले आप वैसे ही जाकर अगर लिख दें इरास्मस मुंडस कैटलॉग, तो आपके पास जो लिंक ओपन होता है, मेरे ख्याल में दिस वुड वर्क। ये हर साल वेबसाइट अपडेट करते रहते हैं, तो थोड़ा-सा आपको नेविगेट करना पड़ता है हर साल, बट इट्स डूएबल, नथिंग रॉकेट साइंस। ये देखें, आपके पास एक सर्च, देखिए कोर्स कैटलॉग आ गया है। यहाँ पर आप जाते हैं तो आपके पास ये कैटलॉग की वेबसाइट ओपन होती है। कैटलॉग की वेबसाइट पर आप जाएँगे तो आपके पास यहाँ पर आते हैं सारे प्रोग्राम्स, कीवर्ड जैसे अमर ने कहा कि मेडिसिन का नहीं होता, तो मैं सिर्फ मेडिसिन ही लिख के सर्च कर लेते हैं। ये सारे कंट्रीज़ आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे उन प्रेफ़रेंसेस के होते हैं कि मुझे किस कंट्री में जाना है, किस में नहीं जाना, सो ऑन एंड सो फ़ोर्थ। फ़ील्ड ऑफ स्टडी भी अभी छोड़ देते हैं, वो बाद में आप सर्च कर सकते हैं उसको, फ़िल्टर आउट करके अगर करना चाहें तो। सिर्फ़ मेडिसिन लिख के सर्च करते हैं, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमारे पास आते हैं। हमारे पास ये सारे आ गए प्रोग्राम्स मेडिसिन से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे आपको ना एग्ज़ैक्ट मेडिसिन का लफ़्ज़ जो है वो देखें, मेडिसिन ऑफ ह्यूमन इन स्पेस। तो इस तरह का एग्ज़ैक्टली, आपने ना आपको चूँकि मल्टीडिसिप्लिनरी वर्क है यूरोप में, तो आपको एग्ज़ैक्ट मेडिसिन नहीं मिलेगा, उससे रेलेवेंट एग्ज़ैक्टली। जो करीब-करीब चीज़ें हैं मल्टीडिसिप्लिनरी, तो वो मिलेंगी। एग्ज़ैक्टली, जी, अफ़गान सर। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली अमर, मैं इसी चीज़ पे एम्फसाइज़ करने वाला था कि अक्सर जो कन्फ्यूज़न मैंने भी उसमें देखी थी प्रीवियसली जब मैं गाइड कर रहा था स्टूडेंट को, वो यही कहते थे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई प्रोग्राम नहीं मिल रहा या स्पोर्ट्स साइंसेज़ का कोई प्रोग्राम नहीं मिल रहा, तो वो ऐसे नहीं मिलता, वो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें जाकर हमने देखना होता है कि कौन-सी एस्पेक्ट में हमारे पास सही में काम किया जा सकता है, कौन-सी फ़ील्ड मेरे दिल के करीब है। अब एक जो प्रोग्राम है ये physiology and medicine of humans in space and extreme environment. This is a very new avenue, but a growing field in the United States and even in France, जो कि स्पेस साइंसेज में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है कि ये लोग जो है ह्यूमन मेडिसिन और फिजियोलॉजी के ऊपर बाकायदा बहुत बड़े पैमाने पर CNRS में रिसर्च हो रही है फ्रांस में। और मेडिकल टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर बिजनेस पर है, ब्रेन और डेटा साइंसेस को भी ये लोग कंबाइन कर रहे हैं इसी चीज़ में। तो इफ समवन हैज़ ग्रेजुएटेड इन फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ और इवन एमबीबीएस, और जिसका वो होता है कि यार मैंने डेटा साइंसेज में जाना है, तो वो इस प्रोग्राम की तरफ रुजू कर सकता है। इनोवेटिव मेडिसिन हो गया, मेडिकल इमेजिंग हो गई, प्रिसिशन मेडिसिन हो गई, तो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर एवरीवन। तो ये आपके पास एक बेसिक ओवरव्यू है कैटलॉग का। अगर और इसमें फिर ये है कि अगेन स्टार्ट अर्ली, अभी से स्टार्ट कर दें, इसको देखना शुरू करें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन से प्रोग्राम्स किस चीज़ की तरफ जाते हैं, किस चीज़ में स्पेशलाइज़ेशन होती है, कौन से पार्टनरिंग कंट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं। तो आपके पास एक आपका दिमाग खुलता जाएगा कि जब तक एप्लीकेशन ओपन होती है नवंबर में जाकर, लेट अक्टूबर, नवंबर में जाके, तो आपके पास 3-4 प्रोग्राम्स की लिस्ट होगी जिन्हें आपने टारगेट करना है। दैट्स अबाउट इट। नथिंग रॉकेट साइंस अबाउट इट। ओके सर, जी हाँ। एक दफ़ा ना उस कैटलॉग के अंदर जाके रिक्वायरमेंट वग़ैरह भी बच्चों को एक पढ़ा दें, ताकि बिल्कुल, अ, बिल्कुल। इनको समझ आ जाए। और बिल्कुल। ह्यूमन न्यूट्रिशन का हम करते हैं, ये आपको एक जैसे ये ब्रेन का दिखा दें सर, जो नहीं। बिल्कुल। हाँ, ब्रेन ये एंड डेटा साइंसेज़ का ना, अब देखें तो जैसे इस पे हम लोग जाते हैं, तो ये हमारे पास, अच्छा, ये जो है आपने देखा होगा, इफ यू कैन सी माय एरो कर्सर, कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि लिखे हुए होंगे कि वो अब डिसकंटिन्यूड है। तो क्योंकि एरास्मस मंडस साइकिल्स में चलता है 2-2 साल की, तो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे ईयू से फंडिंग नहीं आती, यूरोपियन यूनियन से, तो वो डिसकंटिन्यूड होते हैं। और कुछ जो होते हैं ऑनगोइंग, वहाँ पे वो ऑनगोइंग लिखा हुआ आता है, तो इसको ज़रा फोकस में रखिएगा। और ये आपके पास समरी आ जाती है, इसको ज़रा पढ़ लें। ये दिस
पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव कि क्या क्या करना है, या आपके पास पार्टनरिंग कंट्रीज आ गए, या आपके पास प्रोजेक्ट कार्ड आ गया जो कि बेसिकली ब्रोशर होता है डाउनलोड करने के लिए। अगर हम इसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं तो ये आपके पास एक बेसिक वेबसाइट आ गई। It's in Hebrew, so my Google is taking some time to translate it, but yeah, here it is. अब ये है यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट। जैसे आप बेसिकली किसी भी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे है होते तो ये लोग बहुत सारे प्रोग्राम कंट्रीज हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4 5 6 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, लेकिन हर इरेस्मस मंडेस प्रोग्राम की एक कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी होती है। जैसे मेरे प्रोग्राम की यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपेलियर जो है फ्रांस में, मॉन्टपेलियर शहर में, वो कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी है, तो उसकी वेबसाइट से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये इंफॉर्मेशन आपको वैसे भी मिल जाती है, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि जैसे ये वाला जो प्रोग्राम है हमारे पास ब्रेन एंड डेटा साइंसेस का, उसकी कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटीज जो है बार इलान यूनिवर्सिटी है। इसकी वेबसाइट पर आप जाएं तो आपके पास यहाँ पे सारे जो हैं डिपार्टमेंट्स और एडमिशन वगैरह की चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपके पास दूसरे एडमिशन्स की इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल में यहाँ कहीं मिल जाएगी आपको। अच्छा, तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री और ह्यूमन न्यूट्रिशन, ये हमने आपको कैटलॉग ओपन करके दिखाया है, तो आपने वहाँ पे कीवर्ड्स जो है वो खुद जाके करें। ये आपके लिए भी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, हाय असवंत, इट वाज ग्रेट टू हियर यू आउट। आई आल्सो हैव अ बैकग्राउंड फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग, but now I have switched my field to management. Are there any scholarship offered in this field? जी सर, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बिल्कुल है। अब वो डिपेंड करता है कि अगेन मैनेजमेंट एक बहुत वसी फील्ड है, तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल इफ यू कैन नैरो इट डाउन। लेकिन अगर हम लोग अगेन कैटलॉग पर जाकर सिर्फ सर्च करते हैं मैनेजमेंट साइंसेस से रिलेटेड या इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से फॉर एग्जांपल रिलेटेड कोई फील्ड, तो जो कि मेरे ख्याल में केमिकल इंजीनियर्स के लिए एक कैरियर लेवल पर आके बहुत अच्छी फील्ड बन जाती है, बहुत अट्रैक्टिव फील्ड बन जाती है। तो ये आपके पास एक आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट और इस तरह की मरीन इंजीनियरिंग, कोस्टल मैनेजमेंट और इस तरह की इंजीनियरिंग एंड एनवायरनमेंट। हाँ श्यान, मिल जाएगा सब कुछ आपको ना। कैटलॉग्स जो होते हैं और जो वेबसाइट्स हैं उसको बस एक्सप्लोर करना पड़ता है। अच्छा, अब डॉक्टर ताहिर की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों को क्योंकि एरास्मस का टाइम शुरू होने वाला है, तो बच्चों को डॉक्टर साहब ड्रॉप हो गए हैं। मोमर, डॉक्टर साहब को देखिएगा। अच्छा असवंत, अब आप अपनी स्क्रीन जो है वो स्टॉप कर दें, स्टॉप शेयरिंग। हाँ, नीचे लिखा होगा स्टॉप शेयर, ये जो ब्लू कलर का। हाँ, परफेक्ट। तो डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप सुन रहे हैं हमें? जी, मैं सुन रहा हूँ। कैमरे में आएंगे डॉक्टर साहब? मैं ट्राई कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, तो डॉक्टर साहब का एक मैसेज लेंगे, फिर असवंत का मैसेज लेंगे। चूँकि हम हर किसी के टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं, और यूरोप में मैंने देखा है मेरा प्रोफेसर मुझे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देता, तो कोई आपको 45 मिनट्स दे रहा है तो ये ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। और इस चीज़ को ना अप्रिशिएट किया करें और एक्नॉलेज किया करें कि अपने बिजीएस्ट टाइम में, जैसे मेरा पीएचडी का 3rd ईयर चल रहा है, तो मैं लैब से आके प्रॉपर बैठता हूँ 45 मिनट्स। ठीक है, आप लोगों के लिए लेक्चर्स भी, पीपीटी भी तैयार करते हैं। डॉक्टर साहब जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जिनकी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमसे भी ज़्यादा हैं, ये बच्चों को सुपरवाइज करते हैं, लेक्चर्स प्रिपेयर करते हैं। तो डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, जी, दे दें जो मेरे चंद जी डॉक्टर साहब, फ्यू क्वेश्चंस थे मेरे। मैं असफंद यार हैं, इनसे मैं पता करता हूँ।
इरास्मस फंड्स के बारे में आपने बड़ा अच्छा बताया, प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें आपने कवर कर ली हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंसर्न्स हैं। एक तो ये है कि ये ईयर में कोई स्पेसिफिक टाइम होता है इसका अनाउंस होने का, या ओवर द ईयर ये चलता रहता है? थैंक यू डॉक्टर ताहिर। इसका नहीं, सारा ईयर तो नहीं चलता। ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं वो नवंबर अक्टूबर के एंड नवंबर में स्टार्ट होते हैं और जनवरी फरवरी तक ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बेसिकली साइकिल होती है सारे प्रोग्राम्स की। जी, इसमें ये आपने एमएस का बताया, एमएस और पीएचडी ये दोनों इसमें प्रोग्राम कवर होते हैं? नहीं, पीएचडी जो है यूजुअली नहीं होता। ईएमजीएमडी जो एक प्लेटफॉर्म है, जॉइंट मास्टर्स डिग्री, उसमें से मास्टर्स ही होता है। कुछ इरास्मस प्रोग्राम्स हैं जो कि पीएचडी तक लेकर जाती हैं। जैसे मेरा अपना प्रोग्राम है मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग का, वो पीएचडी ऑफर करता है, लेकिन वो फिर एक अलग फंडिंग होती है, उसका पूरा एक अलग प्रोसीजर होता है। दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। वो जब आप कर लेते हैं उसके बाद फिर आपको दोबारा अप्लाई करना होता है, उसकी फिर ईयू फंडिंग होती है। और जैसे नॉर्मल पीएचडी कोई जैसे एप्लीकेशन होती है उसी तरह की कमोबेश होती है उसमें भी। बस ये है कि आपको इन यूनिवर्सिटीज के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है फिर दोबारा जाके। अच्छा, इसी के साथ कंसर्निंग क्वेश्चन है कि समटाइम ये ऐसे होता है कि यहाँ से पाकिस्तान के लोग एमफिल करके और अगेन वहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है इसमें? आई थिंक सो जो थोड़ी सी परसेप्शन है कि आपने जो है वो मास्टर्स किया हो तो दोबारा आप मास्टर्स नहीं कर सकते, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सर। मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि मैंने आज तक कोई ऐसा केस नहीं देखा। इनफैक्ट 2-3 केसेस तो मैं जानता हूँ जो कि डबल मास्टर्स कर रहे हैं यहाँ पर आकर, तो मतलब उनका दूसरा मास्टर्स है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं होता। अगेन डिपेंड करता है कि आप अपनी जो प्रोफाइल है, जो पैकेज है पूरा, वो किस तरह पेश कर रहे हैं। वो अगर प्रोफाइल पैकेज आपका बहुत अच्छा है, आपके पास इनफ जस्टिफिकेशन है टू गो फॉर द सेकंड मास्टर्स, तो द ज्यूरी विल बी हैप्पी टू एक्सेप्ट यू। अगर आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं होती स्टूडेंट्स के पास, तो फिर उन्हें लगता है कि शायद जो सेकंड मास्टर्स में अप्लाई कर रहा हूँ इसकी वजह से एक लिमिटेशन आ रही है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इस तरह का कुछ होता नहीं है। अगर होता तो वो सामने मेंशन कर देते। ये लोग छुपाते कुछ भी नहीं है। तो वो यूनिवर्सिटी पे मेंशन होता, वेबसाइट पे मेंशन होता, आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान पता चल जाता। वो मेंशन नहीं है, इसका मतलब है दैट्स नॉट अ क्राइटेरिया फॉर जजमेंट ऑफ योर प्रोफाइल। सही है। इसके साथ क्या इनकी कोई एज लिमिट वगैरह भी होती है? अगेन नो एज लिमिट। मेरे अपने कोलीग्स जो हैं वो मुझसे बहुत छोटे भी हैं, मुझसे बहुत बड़े भी हैं, तो देयर इज नो एज लिमिट। परसेप्चुअल हो सकती है क्योंकि जो ज्यूरी है अगेन वो इंसानों पर मुश्तमिल है, और वो इंसान देख के सोच सकते हैं कि शायद कोई दूसरा बंदा जो है वो किसी एक एज ब्रैकेट का वो ज्यादा डिजर्विंग है, दूसरे एज वाला शायद ना हो। लेकिन कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट लिमिटेशन नहीं होती। ठीक है। सही। अच्छा, इसके लिए हमारे पास जो है वो आपके आप जब अप्लाई करते हैं तो आप जो है वो क्या इसके लिए सुपरवाइजर की एक्सेप्टेंस लाजमी होती है, या जस्ट आपने पोर्टल पे ही अप्लाई करना होता है? That's a very good question. Actually, I forgot to include this in my presentation. नहीं, thank you for the question by the way. नहीं, इस तरह की प्रोफेसर की कोई एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। कुछ मिसकंसेप्शन होता है क्योंकि चाइनीज स्कॉलरशिप के लिए और दूसरी स्कॉलरशिप के लिए कुछ रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इसमें प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। आप बस डायरेक्टली जैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं यूके वगैरह की, वैसे ही अप्लाई करें। और बस ये होता है कि एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो कैटलॉग से होते हुए गुजरता है, जैसे मैंने दिखाया। दैट्स इट। राइट। सही। और इसके बाद एक दो क्वेश्चन मेरे रह गए हैं। एक तो ये कि आपने बताया कि ये नवंबर में यूजुअली ये ओपन होते हैं, तो नवंबर से जनवरी आप अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई के बाद मूव करने तक आपको कितना टाइम लगता है इसमें, प्रोसेसिंग टाइम? अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो अप्लाई किया था, अगर आप फॉर एग्जांपल दिसंबर में अप्लाई कर रहे हैं, डेडलाइन ख़त्म हो रही है जनवरी में, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा तकरीबन मार्च अप्रैल में आकर, बहुत बहुत मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। और फिर ये है कि आपके पास लेटर ऑफ एडमिशन वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं और आप मूव कर जाते हैं अगस्त में। मोस्टली तो अगस्त में ही मूव करते हैं, तो लगा लें 6-7 महीना होता है आपके पास सारी चीज़ों को तैयार करने का और सारी चीज़ें करने का। सही। और इसके साथ लास्ट ओके। क्वेश्चन मेरा है कि ये करने के बाद आपका ये प्रोग्राम टू आई थिंक सो मास्टर्स है, तो सम कुछ जगहों पे ये 1 ईयर का होता है, एट सम प्लेसेस इट इज एट मोस्ट 2 ईयर्स हमारे पास मास्टर्स का होता है।
तो आफ्टर दैट फिर इसके बाद क्या है फ्यूचर? एक तो आपने ये बताया कि आपके पास इंटर्नशिप्स हैं या वो जॉब सीकर वीजा आपके पास है, उसकी एडवांटेज आपके पास ये है, लेकिन वहां पे आपके पास सेटलमेंट होने के चांसेस हैं या व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दैट? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें बेसिकली हम लोग को फोर्थ सेमेस्टर में जाकर, जो हमारा फाइनल सेमेस्टर होता है, उसमें थीसिस करना पड़ता है। वो थीसिस जो है हमारी इंटर्नशिप के थ्रू होता है। वो इंटर्नशिप आइदर आइदर यूनिवर्सिटी में हो सकती है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में हो सकती है, किसी कंपनी में हो सकती है। और फिर डिपेंड करता है उस इंटर्नशिप की बेसिस पे कि वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन या वो कंपनी मुझे डायरेक्टली जॉब दे दे, जो कि बहुत सारे केसेस में होता है। एंड दैट्स लाइक द आइडियल केस यू शुड गो फॉर, एवरीवन शुड गो फॉर। अगर नहीं भी होता तो फिर ये होता है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा क्लेम होता है जॉब सीकर वीजा का, जो हम लोग यूरोप में ऑलरेडी मौजूद हैं। हमारे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही कम्पेटिटिव प्रेस्टिजियस प्रोग्राम से आने का। तो जो यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इमिग्रेशन के और दूसरे मुख्तलिफ ममालिक में इमिग्रेशन के इंस्टीट्यूशन हैं, वो बहुत कंसिडरेट होते हैं इस चीज़ के बारे में, इरास्मस मंडस स्टूडेंट्स के लिए, उनकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए। क्योंकि यूरोप बेसिकली हमें फंड ही इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उन्हें लोगों की ज़रूरत है, कॉम्पिटेंट लोगों की ज़रूरत है, जो कि इन स्पेसिफिक फील्ड्स में आकर, जो एक बडिंग फील्ड्स हैं, उनमें आके काम कर सकें। तो यू गेट अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। फिर यह है कि मुख्तलिफ ममालिक हैं जिसमें मुख्तलिफ जॉब सीकर वीज़ाज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब अगर मैं डच स्पीकिंग कंट्रीज की तरफ चले जाऊँ, नॉर्डिक कंट्रीज की तरफ चले जाऊँ, तो वहाँ पे जो जॉब सीकर वीज़ा है, उसमें आपके पास जो बेसिक सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो कवर कर ही लेता है इंसान तब तक पहुँचते पहुँचते। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, वो थोड़ी सी महंगी है। नेदरलैंड्स हो गया, डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया, ये हाईली प्रोस्पेक्टिव कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक इंडस्ट्रीज एंड एकेडेमिया। लेकिन इनकी इनमें इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। अभी तो बहुत ज़्यादा है, यूरोप में वैसे भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। एमआरएस आपको पता होगा कि रेंट तो अब जो जान ले रहा है यहाँ पर यूरोपियंस की। तो हम तो फिर एशियन है। तो ये है कि वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए। जैसे बेल्जियम में है कि आपके पास अगर 1 साल का जॉब सीकर वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास पर मंथ 1000 यूरो या 1100 यूरो की सेविंग होनी चाहिए। उसके बरक्स अगर हम लोग ऐसे कंट्रीज की तरफ आते हैं जैसे स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, वो कदरे सस्ते हैं। तो मतलब नॉट सस्ते इन टर्म्स ऑफ लाइक आवर टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन स्टैंडर्ड। तो वहाँ पे आपके पास जॉब सीकर वीज़ा थोड़ा सा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पे 700 यूरो, 600 यूरो, 800 यूरो में पर मंथ की रिक्वायरमेंट होती है। पोर्चुगल में ज़्यादा इजी अभी तक, इसीलिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल तक इजी रहे, कि यहाँ पे 4 मंथ और 6 महीने का भी जॉब सीकर वीज़े की आपके पास फैसिलिटी। आई एम नॉट श्योर अबाउट स्पेन। स्पेन में भी मेरे ख्याल में है, लेकिन पोर्चुगल में तो है, क्योंकि मैं इस बारे में अभी सर्च कर रहा हूँ। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे होंगे उतने मंथ का जो है वो जॉब सीकर वीज़ा लगेगा। ये नहीं है कि आपके पास पैसे ना हो और आपके मुझे 1 साल का वीज़ा चाहिए। तो रूबी, एग्जैक्टली। आप बिल्कुल फार्मेसी में अप्लाई कर सकते हैं। आयशा, लेटर ऑफ इंटेंट का मैंने रिसेंट डेज में बताया था कि लेटर ऑफ इंटरेस्ट और इंटेंट में ये फ़र्क है कि अगर एक पोजीशन अनाउंस नहीं हुई इंडस्ट्री में या लैब में, तो आप लेटर ऑफ इंटरेस्ट लिखते हैं और उसमें आप बताते हैं कि इवन के पोजीशन अभी अनाउंस नहीं हुई, मेरे अंदर ये स्किल सेट है और मैं जो है ज्वाइन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेटर ऑफ इंटेंट ये होता है कि एक लैब में 3 या 4 प्रोजेक्ट हैं और उनमें से प्रोफेसर कहता है कि लेटर ऑफ इंटेंट लिखो कि उन तीनों में से किस में आना है, क्यों तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। तो ये लेटर ऑफ इंटेंट होता है, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को हम लिखना सिखाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें सुना और जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब का जो बहुत हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, थैंक यू। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और असफंद भाई जो कि एरास्मस मंडस के थ्रू मास्टर्स कर रहे हैं और पुर्तगाल में है इस वक्त। और जैसे इन्होंने बताया, मैं एंड पे आपको एक बात बताऊं, 2035 में यूरोप में यूनिवर्सिटी का और ऑफिस का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये अपना तमाम डेटा जो है वो डेटा बेसिस में रखने की अब स्ट्रगल में हैं और बच्चे रिमोट ही सारा काम किया करेंगे। अंडर ग्रेड की एजुकेशन, पोस्ट ग्रेड की, पीएचडी, पोस्ट हो,
तो रिमोट वर्क हुआ करेगा, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को चलाने में उनका खर्चा, उनकी मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। इसी तरह 2035 में ऑफिसेज का भी कॉन्सेप्ट स्लोली स्लोली ख़त्म हो रहा है, अनलेस अनटिल अगर वो कोई हेड ऑफिस ना हो, जैसे एक बहुत बड़ी चेन है रेस्टोरेंट्स की, उनका एक हेड ऑफिस है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें कामयाब होंगी। आप कोशिश करें ज़िंदगी में स्किल्स पे फोकस करें। मैंने यूरोप को जितना भी स्टडी किया है, जितना भी घूमा हूँ, मैंने नॉर्डिक कंट्रीज़ और ये पूरा सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट देखा है। अभी तक मुझे नहीं नज़र आया कि मैं अपना नॉलेज कहाँ अप्लाई करूँ, क्योंकि यहाँ पे एक वेटर जो है वो मुझसे ज़्यादा सैलरी ले रहा है पीएचडी के, मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो ये आपको डिस्करेज नहीं मैं कर रहा, आपको रियलिटीज़ बता रहा हूँ। निकलें ज़रूर बाहर, बट एजुकेशन इतनी लें कि आपको शऊर आए, एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल्स हैं वो भी पैदा करें। ऐसे बने कि लोग जो है आप लोगों को जॉब देने के काबिल हों, ना कि जिस तरह मैं यहाँ पे जॉब्स ढूँढता फिर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। तो आपने इस पे फ़ोकस करना है। तो सबका शुक्रिया। अब मैं इस बैठक को बर्खास्त कर रहा हूँ। उस्मान, आपका भी शुक्रिया, मोअम्मर आपका भी, और डॉक्टर साहब आपका Most भी pleasure, सब। man. Thank you. अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.